गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ओके बेटा, तो आई होप सो आप लोगों ने टेस्ट सभी लोगों ने अच्छा किया होगा, है ना। और यदि किसी ने टेस्ट अच्छा नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब अगला टेस्ट अच्छा करने की पूर्ण कोशिश करेंगे आप, ठीक है ना। इस बात को अपन को समझना पड़ेगा कि यदि हम बहुत सारी पढ़ाई करेंगे तो टेस्ट हमारे अच्छे 100% जाएंगे। तो टेस्ट का अच्छा जाना और नहीं जाना इस बात पे बहुत निर्भर करता है कि हमने पढ़ाई कितनी की है। यदि बहुत सारी पढ़ाई की है तो टेस्ट 100% अच्छा ही जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। हाँ, ऐसा मैंने भी नोट किया कि ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो मॉड्यूल से आए थे। इट्स ओके, आप कर पाए कि नहीं कर पाए बस वो इम्पोर्टेंट है ना। हर बार यदि क्वेश्चन सारे मॉड्यूल से आएंगे तो ये गलत है, क्योंकि वो आपको पता लग जाएगा कि ये पेपर है। बस यदि एक आध बार कभी बीच बीच में आ जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको पहले से तो ये बात पता नहीं रहती कि ये पेपर में आने वाला है ना। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था, लुईस ऑस्टेक रूल के एक्सेप्शंस बताए थे, है ना। और आई होप सो आपने जहां तक बॉन्डिंग पढ़ा दिया आपने रिवाइज कर लिया होगा। आप उसको जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लें पूरा बॉन्डिंग, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, आपको रिवीजन के लिए लेक्चर नहीं मिल पाएगा, तो फिर आप सोचेंगे अरे ये क्या हुआ, है ना। तो बॉन्डिंग आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लें। व्हाट इज हाइपरवेलेंट एंड हाइपोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा बच्चे ने पूछा है। जब किसी बॉन्ड में, जब किसी एटम में मान लो वैलेंसी 4 से कम हो रही, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा हो, तो उसको अपन हाइपोवेलेंट स्ट्रक्चर बोलेंगे, है ना। जैसे कि BF3 हुआ, BEF2 हुआ, मतलब जो ऑक्टेट डेफिशिएंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, है ना, उनको हाइपोवेलेंट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और हाइपरवेलेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाएगा, जब क्या कहते हैं अपनी वैलेंसी एक्सीड हो रही हो, 8 से ऊपर जा रही है, जैसे PCl5 हुआ, IF7 हुआ, है ना, SF6 हुआ, ये सब हाइपरवेलेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक बच्चे ने सवाल पूछा था व्हाट इज हाइपोवेलेंट एंड व्हाट इज हाइपरवेलेंट स्ट्रक्चर। उसका मैंने आपको जवाब दिया है कि हाइपरवेलेंट और हाइपोवेलेंट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, है ना। हाइपरवेलेंट मतलब जब आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल PCl5, IF7, SF6, ये सब हाइपरवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं। और हाइपोवेलेंट स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है, हाइपोवेलेंट स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, जैसे BF3 हुआ, BeCl2 हुआ, ये सब हाइपोवेलेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है बेटा, अब वरुण, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है, ये क्वेश्चन आपको इधर पूछने की जगह डाउट ग्रुप पे पूछने चाहिए। आपके दिमाग में कोई भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप प्लीज डाउट ग्रुप पे पूछ लिया करें, है ना। सर आप एक गेम खिलवाने वाले थे, रेडिकल चार्ज को प्लस क्यों नहीं देते हैं सर। सर ऑड मॉलिक्यूल इज गोइंग ऑन, ठीक है। हाउ मेनी बोनस क्वेश्चंस आर देयर, रेडिकल चार्ज को प्लस क्यों नहीं देते हैं सर, प्लीज रिपीट अगेन ऑड मॉलिक्यूल। सर आज गेम खिलवाने वाले थे, व्हाट इज हाइपरवेलेंट हाइपोवेलेंट, ठीक है पढ़ लिया मैंने। तो ऑड वाला पढ़ा रहे थे, ठीक है, ऑड वाला पढ़ा देते हैं। आपने खुद भी ट्राई करना चाहिए था। ऑड मॉलिक्यूल्स के लिए जो एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में NO एग्जाम्पल दिया हुआ था, है ना। तो आपने क्या किया, N रखा और O, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिने, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 11, 5 + 6 बराबर 11। इधर एक सिंगल बॉन्ड बना लिया हमने, ठीक है, तो 2 चले गए, तो कितने बचे, 9 बचे। अब 9 बचे तो इलेक्ट्रॉन पहले लिख लो आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। और अब कितने बचे, 4 बचे, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर रख लिए, बोलो हाउ। ठीक है ना बेटा, 9 बचे थे तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे भेज दो, इधर भेज दिया। और यहाँ पर क्या किया मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए थे वो भेज दिए। इस पे चार्ज +1 का दिखाई दे रहा है और इस पे चार्ज -1 का दे रहा है, दिखाई
आई होप सो सबको दे रहा होगा दिखाई, ठीक है। क्या यहाँ पे गिनती सही हुई है? गिनती में कोई गलती तो नहीं हुई? हाँ ना बोलना पड़ेगा। गिनती में कोई गलती तो नहीं है? 5 + 9 11 सही है, और -2 9, 9 में से 6 ही है, 3 बचे। ओके, गिनती पे गलती हुई थी ना, 3 बचे, 6 ये गए, 3 ये बचे, ठीक। अब इसका +1 मिटाना है तो इधर से इधर बॉन्ड गिरा दो, तो इधर से इधर बॉन्ड गिराया तो O हो जाएगा, इधर 4 बच गए, और यहाँ पर +1 का चार्ज जो है वो गायब हो जाएगा, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ही रहे, और इसका -1 गायब हो जाएगा। लेकिन इसके पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आउटर मोस्ट शेल में यदि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गिने तो कितने हैं, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अभी दिखाई शेयर करने के बाद? अच्छे से गिन के बताओ बेटा, कुछ तो भी मत फालतू बात करो। शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन गिनते हैं ना मेरे भाई। फॉर्मल चार्ज निकालते हो, ट्रिक बताई थी कि मत गिनना। फॉर्मल चार्ज निकालते हो डंडा लगाना, लेकिन नॉर्मली तो अपन, वो एक ट्रिक है फॉर्मल चार्ज वाली, कितनी बार बोलूं एक ही बात, फॉर्मल चार्ज वाली ट्रिक थी, ठीक है, उसको भूल जाओ, वो ट्रिक है फॉर्मल चार्ज में। थ्योरी ये है कि इस नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 4 ये हैं। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम शेयर कर रहे होते हैं, जैसे इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 ये और 4 ये, तो इसके पास 8 है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कुछ बच्चों ने 7 बोला था, बाकी सबने, किसी ने 3 बोला, किसी ने 5 बोला। फॉर्मल चार्ज थोड़े निकाल रहे हैं, मैंने आपको बोली थी ना बात, फॉर्मल चार्ज में वो एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपको गिनने हैं। अब उसको आप थ्योरी मत मान लो। देखो, यदि आप अपनी पर्सनल थ्योरीज क्रिएट करोगे तो आपके मार्क्स के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपके सब्जेक्ट के लिए फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैंने आपको बोला है, यदि कोई बोलेगा इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, फिलहाल जो शेयरिंग के बाद इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हुए हम बीच में डंडा मार देते हैं। वो एक ट्रिक है मेरे भाई, इस तरफ के इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं और इस तरफ के गिन लेते हैं, वो एक ट्रिक है, ठीक है। चलो, अब ClO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। ClO2 7 + 6 + 6, 12 + 6 19 कार्बन, O सॉरी Cl है, Cl है, O और O, करेक्ट है। कितने चले गए? 4 चले गए, तो कितने बचे? 15 बचे, ठीक है। 15 में से 12 तो इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब कितने बचे? 3 बचे, 1 2 3। अब इस पे चार्ज देखो कितना आ रहा है, इसका फॉर्मल चार्ज बोलो कितना आ रहा है। Cl का फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है? +2 आ रहा है। इधर डंडा लगाया, इधर डंडा लगाया, 5 हो गए, तो इधर +2 आ रहा है, इधर -1, इधर -1, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन कुदा दो। जब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन कुदाओगे तो +1 रह जाएगा, तो इधर से इधर भी कुदा दो, तो ये गायब ही हो जाएगा, और इन दोनों के भी गायब हो जाएंगे, तो बेस्ट है। तो तुमने क्या किया, इधर 2 डबल बॉन्ड बना दिए, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन बचा है ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, जल्दी बोलना पड़ेगा। Cl के पास कितने हैं? 8 ये और 3 ये, 11 इलेक्ट्रॉन। क्या Cl ऑक्टेट को एक्सीड कर सकता है? क्या Cl ऑक्टेट को एक्सीड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इट इज अ थर्ड पीरियड मेंबर, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो ऐसे ही मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए थे, जैसे NO2 बताया था। अब NO2 में आप इलेक्ट्रॉन गिन लो अपने आप, तो आपने इलेक्ट्रॉन गिने तो 5 + 2 × 6, 12 + 5 कितने हो गए? 17। 17 में से 4 इलेक्ट्रॉन भाग गए, तो कितने बचे? 13। 13 में से 6 तो यहीं दे दो, 6 यहाँ दे दो और 1 यहाँ दे दो। इसका फॉर्मल चार्ज +2 दे रहा है आपको दिखाई, आना बोलना पड़ेगा यार। इसका चार्ज +2 दे रहा है आपको दिखाई, आना बोलना पड़ेगा। और इसका चार्ज कितना दे रहा है आपको दिखाई, इसका जो चार्ज है वो -1 है, इसका जो है वो -1 है, करेक्ट है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इस तरफ NO डबल बॉन्ड O कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये बचा हुआ है, फॉर्मल चार्ज +1 है, यहाँ पर फॉर्मल चार्ज -1 है, करेक्ट है। अब कायदे की बात ये है कि मुझे स्ट्रक्चर यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? अब कोई बच्चा सवाल पूछ सकता है कि सर आपको इधर और बॉन्ड बनाना चाहिए और नाइट्रोजन का भी फॉर्मल चार्ज गायब कर दो और ऑक्सीजन के गायब कर दो। आपकी बात तो सही है बेटा, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फिर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकता। देयरफॉर स्ट्रक्चर को यहाँ पे छोड़ देना चाहिए कायदे से।
वैसे इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके कुछ कुछ काम करते हैं हम, लेकिन उसमें भी ये दिक्कत आएगी, फॉर्मल चार्ज आपको एट लास्ट छोड़ना ही पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। क्लियर है बेटा? क्लियर थी बात सब लोग को? क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन जो आप बार बार पूछ रहे हो वो है H2SO4 का स्ट्रक्चर सर बता दो। मैं बता देता हूं, लेकिन आपको भी कोशिश करनी चाहिए थी बनाने की। आपको ये बात पता है H2SO4 में सेंट्रल एटम कौन होगा? मैं मिटा दूं इसको ना। आप यदि देखो और आपसे मैं पूछूं H2SO4 में सेंट्रल एटम कौन होगा, तो आप आसानी से बोल सकते हो सर सेंट्रल एटम H2SO4 में सल्फर होगा। तो मैं यहाँ पर सेंट्रल एटम सल्फर को मान लेता हूँ H2SO4। सो दिस इज सल्फर। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखूं तो 2 + 6 + 6 चौका 24 + 6 32, ठीक है 32 हो गए। अब यदि देखा जाए तो O से H जुड़ता है, ठीक है ना, 4 O है, तो पहले अपन ने 4 O जोड़ा और फिर अपन क्या करेंगे, H जोड़ेंगे। H हरदम टर्मिनल होता है, कभी भी बीच में नहीं आता H, कभी भी बीच में H नहीं आएगा, H सदा कहाँ आएगा, टर्मिनल आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उठा करके इधर OH कर दिया एक, और इधर OH कर दिया, इधर भी एक O कर दिया और इधर भी एक O कर दिया। करेक्ट है? अब मैं इन पे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इधर तो H से जोड़ दिया, अब कितने हो 32, कितने गए इलेक्ट्रॉन, कितने चले गए 32 में से 2 2 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 12 तो चले ही गए यहाँ से इलेक्ट्रॉन। तो कितने बचे, 20 इलेक्ट्रॉन आपके पास में बच गए। अब 20 इलेक्ट्रॉन्स में से इधर डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो इधर 6, इधर भी 6 करो डिस्ट्रीब्यूट, 6 6 12, और यहाँ पर 4 4 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इधर 6 नहीं कर सकते, नहीं तो इसका ऑक्टेट एक्सीड हो जाता और वो दिक्कत हो जाती है आपके लिए, ठीक है ना। तो बस खेल खत्म हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मल चार्ज देखो +2 का, इधर -1 उसको मिटाने के लिए डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड इधर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और OH बन जाएगा। आई सपोज दैट आपको बात समझ में आ गई होगी। एक और ट्राई कर लेते हैं। वैसे मैंने कभी ये कोशिश नहीं की है करने की, और वो ये है कि आप में से कोई बच्चा ये सवाल सोच सकता है कि सर जी हम सल्फर से डायरेक्ट हाइड्रोजन को जोड़ना चाह रहे थे, तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया। वो भी करके देख लेते हैं कि वैसा करने पर क्या होता है ना। अब किसी बच्चे के दिमाग में सवाल हो सकता है बिल्कुल कि सर मैं चाह रहा था कि डायरेक्ट ही जोड़ के देख लें एक बार, तो देख लेते हैं। वैसे वो स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है उसका, आपको भी पता है सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में HO से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आप ये सवाल जरूर पूछ सकते हो कि सर मुझे क्या सपना आने वाला है। पहली बात तो केमिस्ट्री में जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको चीज ऐसे ही देख के आ जाए, मतलब कुछ चीजें फैक्चुअल भी होती हैं, पर ठीक है कुछ रूल्स के आधार पर जो चीजें बनाई गई हैं चेक करते हैं कि ये रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। बट हर जगह पे ये रूल्स एप्लीकेबल होकर के स्ट्रक्चर हम नहीं बना पाते हैं। सर प्लीज मेक SO3, बिल्कुल भी नहीं, पर आगे आपको खुद को बना के देखना चाहिए SO3 कैसे बनता है। ऐसे यदि मैं बनाता रहूंगा स्ट्रक्चर्स तो पूरा टाइम हो जाएगा, मैं स्ट्रक्चर ही सिर्फ बनाता रहूंगा, ठीक है। अब सुने आप लोग, अब आप लोग ध्यान देना। अब हम आते हैं काय पे। अब मैं बता रहा था H2SO4 है ना, सल्फर। मान लो मैं हाइड्रोजन डायरेक्टली ही जोड़ देता हूँ, ठीक है, और 4 O भी ऐसे जोड़ देता, ठीक है ना। मतलब कोई बच्चा पूछ सकता है, उसके दिमाग में वाइल्ड क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऐसा क्यों नहीं। तो अब कितने बचे थे, यहाँ से चले गए थे ना सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 बॉन्ड है ना, तो 12 गए तो 20 बचे शायद, है ना। 1 2 3 4 5 6 6 20 बचे ना। तो ये मैं इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे लगा देता, किसी पे 6 कर देता और 2 पे 4 कर देता, ऐसा कर देता, ठीक है ना। इधर फॉर्मल चार्ज कितना आता, इस पे 0 आता, क्योंकि 6 थे 6 ही है। इस पे भी 0 आता, इस पे भी 0 आता, क्योंकि एक एक रहता है और एक ही है, बीच में डंडा लगाओ, है ना। पर इसका फॉर्मल चार्ज -1 -1 -1 -1 आता है। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी पुअर स्ट्रक्चर, क्योंकि नाउ यू हैव -4 फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फ्यूरिक एसिड ओवरऑल। तो ओवरऑल -4 चार्ज आ नहीं सकता है इस पे। दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड पे ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 चार्ज है एक्चुअली। यदि आप देखो सम ऑफ फॉर्मल चार्ज यहाँ पे कितना आ रहा है, सम ऑफ फॉर्मल चार्ज इज कमिंग आउट टू बी -4, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो डेफिनेटली मतलब ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। आई सपोज दैट तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा, क्लियर है बात।
अब देखो, मैं आपको बोलूं, जैसे कि आपने ClO2 में पूछा ये क्वेश्चन कि सर O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो -1 का चार्ज होल्ड करेगा। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, आउट ऑफ द 2 एटम, ध्यान से सुनना मेरी बात है ना, यदि सीरियसली पढ़ोगे तो पढ़ लो, सीरियसली नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से, क्वेश्चन अच्छा है आपका। आपने पूछा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड रखना चाहेगा। बेस्ट सिचुएशन ये होती है कि कोई चार्ज हो ही नहीं, बोलो हाउ। पर यदि मान लो 2 एटम में से एक एटम के ऊपर चार्ज आना है, तो फिर बेस्ट सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आए। अब ClO2 में क्या था कि इस पे था +2 का चार्ज, ऐसे ही हुआ था ना, इस पे +2 का चार्ज था, इस पे -1 था, इस पे -1 था। यदि मैं डबल बॉन्ड गिरा देता तो इसका +2 गायब हो जाता, इन दोनों के -1 गायब हो जाते। तो बेस्ट चीज ये थी कि चार्ज गायब हो जाए। क्लियर है बेटा इतनी बात? जिसने भी सवाल पूछा था उसको क्लियर हो गया। जिसने बात पूछी थी कि ClO2 में आपने ऐसा क्यों किया कि आप -1 यहाँ पे मेंटेन रखते। आई विल मेंटेन -1 इफ आई हैव अ ऑप्शन ऑफ मेंटेनिंग -1 ऑन लेस एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसा कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने डबल बॉन्ड नहीं गिराया, एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं गिराया, और मैं बोला एक्स्ट्रा बॉन्ड गिराने पर क्या होता है, जैसे सल्फेट के स्ट्रक्चर में मैंने किया था। सल्फेट के स्ट्रक्चर में मैंने यू स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बनाया था, क्योंकि मैं इधर एक और डबल बॉन्ड बना सकता था, पर इधर -1 था। पर क्या होता, जब मैं यहाँ बॉन्ड बनाता तो इधर -1 आ जाता, इधर 0 हो जाता। अब वो चीज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता। जबकि ClO2 में चार्जेस गायब हो रहे हैं, किसी पे ऐसा नहीं हो रहा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से चार्ज गायब होकर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अपीयर हो रहा। हो ये रहा है, ये नहीं हो रहा है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से गायब होकर के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अपीयर हो रहा। हो ये रहा है कि चार्ज गायब हो रहा है, और यदि चार्ज गायब हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज का गायब होना इज अ गुड न्यूज। ठीक है ना? आई सपोज दैट सबको बात क्लियर है। और मुझे इस बात का हार्दिक दुख है कि आप लोग जितने सवाल ऑनलाइन क्लास में पूछते हो उतने सवाल आप कभी डाउट ग्रुप में नहीं पूछते हो। मैं आपको बताता हूँ आप क्यों नहीं पूछते हो। क्योंकि कई बार आप बैठ करके कुछ भी सवाल पूछते हो और आपको डर लगता है डाउट ग्रुप पे पूछने से कि ये पूछेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो दिस इज नॉट अ गुड एटीट्यूड। मैं आपको एक बात सच बोलूँ तो यू मस्ट आस्क योर क्वेश्चंस ऑन दी डाउट ग्रुप, सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि इकट्ठे बहुत सारे क्वेश्चन फ्लोट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के मैं जवाब दे पाता हूँ, कुछ देख ही नहीं पाता। इतने ज्यादा क्वेश्चन जो है फ्लोट कर जाते हैं। क्लियर है? आप लोग मुझे ध्यान से सुना करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे रूल से बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है उसको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने मेरे से NO का स्ट्रक्चर बनाया, NO2 का बनवाया, ClO2 का बनवाया। होना ये चाहिए था कि आपको खुद बनाना चाहिए था। मैं आपको रूल्स बता चुका था और कम से कम 40-50 स्ट्रक्चर अब तक बना चुका हूँ। इसका कोई एंड थोड़ी ना है स्ट्रक्चर्स का। मैं चाहूँ तो पूरे साल भर ही ये स्ट्रक्चर बनाता रहूं। इतने सारे स्ट्रक्चर होंगे केमिस्ट्री में, तो क्या साल भर स्ट्रक्चर बनाना ही सीखना है? ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? आई होप सो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इंटरनेट पे बेटा इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं। एक टीचर मुझे बता दो 3-4 क्लास बैठ करके सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हो। इंटरनेट पे इतने सारे लेक्चर हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं क्लेम करने वाले अपने सब्जेक्ट की महारत को लेकर के। एक एक लेक्चर मुझे दिखा दो जहां पर 4 लेक्चर स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया। 4 लेक्चर स्ट्रक्चर डिस्कस किया होगा, एक मास्टर मेरे को दिखा दो जिसने किया। नहीं करते बेटा, स्ट्रक्चर ही डिस्कस नहीं होता है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैंने ज्यादा पढ़ा दिया कम पढ़ा दिया। मेरा कहने का मतलब ये इतने में आ जाना चाहिए। इतने में जिसको नहीं आया मतलब उसको बहुत प्रॉब्लम है पढ़ाई को लेकर के, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है सब्जेक्ट पर। एक बात ये जरूर हो सकती है कि आपने टेस्ट के कारण नहीं पढ़ा हो अभी, लेकिन अब पढ़ लो। अभी आप बॉन्डिंग पूरा रिवाइज कर लो सबसे पहले। अभी तक मैंने बॉन्डिंग रखा हुआ है आपके लिए, आप बॉन्डिंग रिवाइज कर लो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो आगे पढ़ते हैं अपन। और अब मैं आपको नई बात पढ़ाता हूँ, वेरिएबल वैलेंसी इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना? जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ।
वेरिएबल वैलेंसी इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी इन कोवलेंट बॉन्ड। अभी वेरिएबल वैलेंसी का क्या मतलब होता है, देखो वेरिएबल वैलेंसी इज शोन बाय variable valency is shown by those elements which have empty orbitals, which have empty orbitals in their ground state, electronic configuration, ठीक है बेटा। अब देखा जाए तो इन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ and sixth period members, empty orbitals are usually present, या प्रेजेंट भी लिखते तो कोई गलत नहीं था क्योंकि रहता ही है, ठीक है ना। चल an element which has odd or even valency in ground state will have odd and even valency respectively in their excited state as well. एग्जाम्पल, NO है आपके पास और आपके पास NO2 है, तो यहाँ वैलेंसी कम है, यहाँ वैलेंसी ज्यादा है, बिकॉज नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्ड 2 ही बना रहा है, यहाँ पर कम से कम 3 बॉन्ड तो बना ही रहा है। तो यहाँ पर भी ऑड आएगा, एन इलेक्ट्रॉन विच हैज ऑड एंड इवन वैलेंसी। अब यहाँ पर जो है वैलेंसी कुछ और टर्म होना चाहिए, an element which has odd or even valency in ground state that will also show odd and even in excited state with a difference of 2. अच्छा, with a difference of 2, with a difference of 2। चलो ठीक है, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग लिख दिया मैंने एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को हटा लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं PCl3। अब यहाँ वैलेंसी कितनी है PCl3 की, PCl3 में फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी ऑफ फास्फोरस बराबर कितनी होगी बेटा, कितने दोस्त हैं इसके फिलहाल 3। अब एक्साइटेड स्टेट में ये PCl5 बनाएगा, तो अभी फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी 5। तो यदि आप देखो तो ये ऑड थी और ऑड ही रही। इसी प्रकार एग्जाम्पल देखे SF2, SF4, SF6, वैलेंसी ऑफ सल्फर यदि यहाँ देखी जाए तो 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो इवन थी इवन ही रही और ऑड थी ऑड ही रही। तो जिसकी वैलेंसी नॉर्मल स्टेट में, जैसे फास्फोरस नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाएगा, उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो बेटा जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनाता है, जितने सिंगल होंगे उतने ही बॉन्ड बनाएगा। फास्फोरस हाफ फिल्ड होता है, हाँ ना बोलना पड़ेगा, फास्फोरस हाफ फिल्ड होता है,
और 3p3 होता है तो उसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। पर यदि एक्साइट किया दिया जाए इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले को, तो वो फिर कितने बॉन्ड बनाएगा, तो 3 था, 3 के बाद 5 बनाएगा, ठीक है बेटा। तो 5 बॉन्ड बना लेगा। जैसे आई है तो IF बनता है, IF3 बनता है, IF5 बनता है, IF7 बनता है। तो देखो 1 था, 1 के बाद 3 गया, 3 के बाद 5 गया और 5 के बाद 7 गया। तो एक और एग्जाम्पल यदि आप देखो तो एग्जाम्पल IF3, IF5, IF7। तो आयोडीन की वैलेंसी 1, 3, 5, 7। क्लियर है। और थी और ही रही, इवन थी इवन ही रही, दैट इज दी कंसेप्ट, ठीक है बेटा। अब इसको मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ चीजों को। आप पहले इतना छोटा सा उतार लें, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से उतार लो इसको, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इस कंसेप्ट पे, वेरिएबल वैलेंसी के। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से लो, ठीक है ना। आप ऐसा करो, टॉपिक एक डाल देना बेटा यहाँ पे शुरू में, कोवलेंट बॉन्ड टॉपिक डाल देना। मैं टॉपिक डलवाना आपसे भूल गया, कोवलेंट बॉन्ड टॉपिक डालना था, उसके अंदर अपन को वेरिएबल वैलेंसी इन कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना था, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको मैं इस कंसेप्ट को इसी में क्लब कर दूंगा। पर कोवलेंट बॉन्ड पहला टॉपिक डलना चाहिए था, वो मेरे से गलती से ये डल गया है ना। मैं मिटा दूं क्या इसको बेटा, चले, ओके। अब आप टॉपिक ऐसा करो, टॉपिक डालो आप कोवलेंट बॉन्ड, फिर वेरिएबल वैलेंसी पे मैं वापस पलट के आता हूँ 2 4 5 सेंटेंस लिखाने के बाद, ठीक। तो टॉपिक डालना आप कोवलेंट बॉन्ड। सो व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, आप पहला बॉन्ड पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब तक आपने क्या चीजें पढ़ी हैं, जनरल बातें पढ़ी हैं। अब आप पहला बॉन्ड पढ़ रहे हो कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही आप आयनिक बॉन्ड पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ोगे, मेटेलिक बॉन्ड पढ़ोगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़ोगे। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की थ्योरीज में आपको भी पढ़ाने वाला हूँ, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल। हाइब्रिडाइजेशन हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुआ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुआ। ये 3 मेन थ्योरीज हैं जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में आने वाली हैं। तो पहले हम ये समझें कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, एंड इट्स फॉर्मेशन। और इट्स कोवलेंट बॉन्ड के बारे में 3 थ्योरीज मेनली दी गई हैं। कौन कौन सी हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, और एक चीज आएगी वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये इस चैप्टर का बहुत बड़ा पोर्शन है जो हमको कवर करना है। तो पहला टॉपिक डलता है हमारा बॉन्ड को लेकर के, कोवलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, मैं वेरिएबल वैलेंसी पे फिर लौट के आता हूँ, है ना। कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electrons, ठीक है ना। तो it is a bond which is formed by mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons between two atoms, between two atoms, ठीक है बेटा, ठीक है। अब आप देखें, ऑर्बिटल कैन accommodate maximum 2 electrons, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एकोमोडेट कर सकता है ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। Two orbitals each having one electron in opposite spin approaches each other and overlapping occurs. Overlapping of orbitals
occurs, it is partial overlapping है, full overlapping नहीं होती. Occurs, it results in formation of a localized space in which two electrons lies. They do shielding of nuclear repulsion. क्या होता है? ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, अप्रोच किया, कोवलेंट बॉन्ड के दौरान ये पार्शियल ओवरलैपिंग होती है और ये वो लोकलाइज्ड एरिया है जिसमें आके दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में रह करके शील्ड करते हैं इनके रिपल्शन को. तो दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान दो एटम जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो बॉन्डिंग कैसे होती है. एक एटम का एक ऑर्बिटल, दूसरे एटम का दूसरा एक और ऑर्बिटल, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनकी स्पिन रिवर्स होती है और वो एक ओवरलैपिंग करते हैं. इस ओवरलैप्ड एरिया में दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में मौजूद रहते हैं जो न्यूक्लियस के बीच के रिपल्शन को कम करते हैं. यदि इन दो इलेक्ट्रॉन को बीच से हटा दिया जाए तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन डोमिनेटिंग हो जाएगा और बॉन्ड टूट जाएगा. क्या आपको ये सिंपल सा गणित समझ में आया है? जैसे दो एटम के बीच तीन बॉन्ड बने तो तीन ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार. एक बॉन्ड बना है तो दो ऑर्बिटल, सॉरी तीन नहीं, फिर 6 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, मतलब तीन तीन फ्रॉम बोथ साइड्स. एक बॉन्ड बना तो दो ऑर्बिटल, हर एटम से एक एक ऑर्बिटल. दो बॉन्ड बने तो चार ऑर्बिटल, हर एटम से दो दो ऑर्बिटल. आपको बात समझ में आ गई होगी. आपने पूछा कितने बॉन्ड बनाने हैं, तो क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है तीन बॉन्ड बनाने हैं तो तीन ऑर्बिटल दो और तीन ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए. खाली ऑर्बिटल लेके आ गए तो बॉन्डिंग नहीं होगी. यू नीड टू हैव अ प्राइमरी कंडीशन टू फॉर्म दी बॉन्ड. ये ऐसा है बेटा कि आप सिंगल घूम रहे हो तो कोई ये देखेगा कि आप सिंगल हो, पहली बात, वेरी गुड, सिंगल हो, पहली बात, तो आपका ऑर्बिटल एक होना चाहिए और उस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए. यदि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुआ तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर बॉन्ड नहीं बन पाएगा. ये कंडीशन दोनों पे लागू है. बोलो हाउ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाते हुए इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में तो ऐसा ही होता है. तो नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई? यू नीड टू हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स व्हिच विल अप्रोच ईच अदर. अब वो किस दिशा से अप्रोच करें, ब्ला ब्ला ब्ला, वो आगे जाकर के अपन बात करेंगे. ठीक है बेटा, आई सपोज दैट सब लोग को बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, चलो. टू फॉर्म द बॉन्ड व्हाट यू नीड टू हैव. ठीक है बेटा, आपके पास एक ऑर्बिटल होना चाहिए और वो भी हाफ फिल्ड होना चाहिए, वो भी हाफ फिल्ड होना चाहिए, ऐसा कंडीशन जरूरी है. ठीक है बेटा, ये कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरी है. हरदम बॉन्ड ऐसे बनते हैं जरूरी नहीं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है. ठीक है ना. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ा अलग भी हो सकता है कि एक ही का दोनों, एक ही के पास दो इलेक्ट्रॉन थे और एक खाली था और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, लेकिन वो थ्योरी आगे चल के आएगी. कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है. कोवलेंट बॉन्ड मतलब म्यूचुअल शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन हमारा, आओ ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग खेलें और बॉन्ड बनाएं. ठीक है, चलो. ये छोटी सी थ्योरी थी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में. चलो बच्चों, इतनी बात भी सबको समझ में आ गई हैंगी. बहुत मजा आया. अब मैं आपको बताऊं आगे की कहानी. तो ओके. अब अपन लिखते हैं टर्म, जिसे हम बोलते हैं, एक सेकंड सूख जाए अच्छे से,
एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं कोवैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या था बेटा? वैलेंसी का मतलब क्या था, याद है आपको? वैलेंसी का मतलब था आप कितने बॉन्ड बना सकते हैं। कोवैलेंसी का मतलब क्या होगा? आप कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, समझो बात को। वैलेंसी का मतलब क्या था? आप कितने बॉन्ड बना सकते हैं। कोवैलेंसी का मतलब क्या होगा? आप कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। इसी बार इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, उसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान किया जा सकता है ना बेटा। जैसे कोवलेंट बॉन्ड होता है या म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जो आयनिक बॉन्ड होता है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा रिसीव कर लेता है, इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगी, और एक लिया, दो दिए और दो लिए तो 2 हो जाएगी। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलो। तो कोवैलेंसी, इट इज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इट इज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड formed by a atom, formed by a atom. This is covalency. ठीक है बेटा, चलो। आइदर इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ऐसा हम लिख सकते हैं। आइदर इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ठीक, जो आपने लिखा है इसी को मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आपको सिखाता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे अमोनिया कैसे बनता है, ठीक है ना। तो अमोनिया बनने में 3 बॉन्ड बने, बोलो हो। अमोनिया बनने में 3 बॉन्ड बने, ठीक है बेटा। तो किस तरीके से ये बॉन्ड बनने वाले हैं? ये बॉन्ड ऐसे बनने वाले हैं, पहले हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। 1s2 2s2 2p3। तो ये देखो कौन है हाफ फील्ड, ये 2p3 वाले हाफ फील्ड है, हाना बोलना पड़ेगा। तो ये 3 तैयार हैं, ये 3 सिंगल है, इनकी शादी हो चुकी है, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये बीपीएस सर के स्टेटस में है, ठीक है बेटा। और ये आपका स्टेटस चल रहा है, क्लियर है। ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, इसका क्या है? जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। ये तो मासूम है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिंगल है, बोलो हो। आना बोलना पड़ेगा। जिस समय नहीं मिले थे ये तब की बात है, ठीक है ना। अब सोचो, अब जब हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन को देखा तो ये देखेगा आइला मैं सिंगल, आइला तुम सिंगल, तो अपन दोनों मिलके मिंगल कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इसका कौन सा ऑर्बिटल, ये 2p, और इसका कौन सा ऑर्बिटल 1s। तो 2p 1s ओवरलैपिंग द्वारा एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, बोलो हाउ। तो ये काहे से बना? ये बना 2p 1s ओवरलैपिंग से, हाना बोलना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये वाला बना तो दूसरा और तीसरा, तो तीनों के तीनों एक जैसे ही बने। इधर भी 1s आ गया, इधर भी 1s1 1s1, ये भी 2p, ये भी 2p। तो कुछ समझ में आया तुम लोगों को बॉन्ड कैसे बनता है? हाना बोलना पड़ेगा यार। आया समझ में? वेरी नाइस। अब मान लो मैंने PCl3 बनाया, तो मैं फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ पर जो डबल है उनकी बात नहीं करनी है, जो सिंगल है उनमें हमको इंटरेस्ट है। तो आपको बात समझ में आई, यहाँ पर सिंगल कौन है? नहीं शुभम खंडेलवाल, आप ध्यान से सुना करो, ठीक है ना। ये गेम में ज्यादा नहीं चला सकता हूँ कि आप बार बार बोलो कि क्या कहते हैं सर वापस समझा दो, बिल्कुल भी नहीं करूंगा ये। नाउ सी दिस, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, करेक्ट है। तो आपको तो सिंगल लोगों की तरफ ध्यान देना है। सिंगल लोग कौन है जल्दी बताओ? 3p3, ये रहे सिंगल। Cl में देखो, Cl क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहाँ पर कोई सिंगल है क्या 3p5 में? यहाँ पर कोई सिंगल है? एक सिंगल है। यदि 3p5 को आप बना लो तो कैसा बनेगा? 1 2 1 2 1, तो ये सिंगल है भाई। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा Cl? Cl कितने बॉन्ड बनाएगा? जितने उसमें सिंगल होंगे, क्लियर है बेटा। जैसे आप याद करो, है ना, किसी से पूछ लेते हैं, प्रांजलि आपके घर में बेटा कितने लोग अभी सिंगल हैं? प्रांजलि आपके घर में अभी कितने लोग सिंगल हैं? मैं बॉयफ्रेंड और इन सब की बात नहीं, आयला बेटा आप तो सिंगल हो गए ना कम से कम, या शादी हो गई? तो फिर आपने जीरो क्यों बोला? बच्चे अपने ही नाम ले लेते कि आई एम सिंगल।
मैं बॉयफ्रेंड्स को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, प्लीज। मैं तो अपने बाल नोच लूं कसम से, बॉयफ्रेंड्स को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मैरिज एंड ऑल फंक्शंस, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, अब समझ गए। रागनी बेटा, आपके घर में कितने लोग सिंगल हैं? रागनी बेटा, आपके घर में कितने लोग सिंगल हैं? आई, ओनली आई, मतलब आप अकेले सिंगल हो। मनस्वी, घर में 4 लोग सिंगल हैं, मतलब 2 भाई 2 बहन, या चाचा जी भी अभी शादी नहीं हुई होगी, समथिंग समथिंग लाइक दिस। सब लोग अपने अपने घर के सिंगल लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब आई सपोज दैट जिस बच्चे से मैंने सवाल पूछा था उसको बात समझ में आ गई होगी, उसका आंसर गलत क्यों था। प्रांजलि बेटा, समझ में आ गया क्यों गलत था आंसर आपका? ठीक है। तो अब जो है, यस वेरी गुड बेटा। तो अब यदि हम बात करें तो, और एक तो जब मैं पढ़ाया करूँ ना, तो आप ना ये अपना माइक ऑन मत रखा करो, वरना आपके घर वाले टोटल टाइम यही सोचते रहेंगे ये पढ़ाता है हमारे बच्चों को, बिगाड़ रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आप अपना माइक जो है ना वो कान में लगा करके रखा करो, क्योंकि आपके आंसर्स कई बार ऐसे आएंगे, मैंने बोल दिया आपकी पोल खुल गई घर पे, फिर क्लास की जगह पता लगा पढ़ाई हो रही है। तो आप भी समझो इस बात को, समझ रहे हो आप मेरी बात को? मेरा भरोसा मत करना कभी भी, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। तो खैर, आई सपोज यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो आप अपना वो जो कान में ठूसने का रहता है ना वो रखा करो। कई लोग मैंने देखा है, मैं जब पढ़ाता हूँ तो अपने घर पे बैठ करके आराम सुनते हैं, उनके लिए एक रंगारंग चैनल चल रहा होता है कि अरे वाह यार मजा आ रहा है यार, मास्टर कुछ तो भी चुटकुले सुना रहा है केमिस्ट्री में, मजा आ रहा है। बट द थिंग इज दैट, फिर भी मैं कहता हूँ कि आप उसको यदि कान में रखो तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है बेटा। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। ओके, चलो। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं आपसे कह रहा था 3p3 और 3p5 हो गया यहाँ पे। ये 3p3, हाँ सेफ्टी फर्स्ट, दैट इज ट्रू। सो 3p3 3p5 हो गया, तो यहाँ 3 सिंगल है और वहां पे 1 सिंगल है। तो ये बात डेफिनेट हुई कि यहाँ पर कितने सिंगल है, यहाँ पर 3 सिंगल है, यहाँ पर 1 सिंगल है। तो ये कितने बॉन्ड बनाने वाला है बेटा? ये PCl5 है ना, ये कितने बॉन्ड बना सकता है? ये 3 बना सकता है। और ये कितने बनाएगा? ये 1 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अब यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ तो PCl5 है तो उसने तो 5 बॉन्ड बनाए, यहाँ तो PCl5 है तो फास्फोरस ने Cl के साथ 5 बॉन्ड बनाए। तो वो कैसे बनाए हैं उसको समझना पड़ेगा। वो अब ऐसे बनाए हैं कि क्या आप मानोगे मेरी बात को कि 3p3 यहाँ पर था बच्चों, 1 2 3 1 2, क्या 3d जीरो रहा होगा? हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या 3d जीरो रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो यहाँ पर डबल था उसको सिंगल किया, इधर ले गए। अब अपने जीवन में इसको मत लगाना, वरना आपको मतलब आपको पता नहीं आप क्या क्या सोच लोगे अपने मन में, वो बात है ना। ये जो डबल है इसको सिंगल किया, मतलब एक्साइट करके एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले गए। क्लियर है बेटा इतनी बात? आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। तो द थिंग इज दैट इनने अपने आप को सिंगल कर लिया, ऊपर गए। अच्छा, इस प्रोसेस में एनर्जी लगी होगी कि नहीं लगी होगी? जब कोई डबल सिंगल होते हैं तो क्या एनर्जी लगती है कि नहीं लगती? आप सच बोलना, सच बोलना बेटा। जब कोई डबल सिंगल होते हैं तो क्या एनर्जी लगती है कि नहीं लगती है? ह्यूमन लाइफ में भी ऐसा होता है कि नहीं होता? 101% होता है, तकलीफ तो होती है यार, है ना। ये ऊपर गया, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हुआ है। क्या लाइफ में ऐसा कभी होता है? हम लोग क्या नहीं होता, हम लोग तो क्या कहते हैं, भारतीय लोग हैं, हमारे यहाँ पर रिश्ते नाते संबंध सब स्टेबल होते हैं, हमारा समाज ही ऐसा है और वो अच्छी बात है। लेकिन विदेशों में चलते हैं अपन, थोड़ा विदेशों की बात करें तो विदेश में तो डबल कभी भी सिंगल हो जाते हैं। तो वो डबल क्यों सिंगल हो रहे हैं? उसमें एनर्जी उनको भी लगी होगी। आप ये मत समझो अंग्रेजों को दिल नहीं होता है, उनको भी दिल होता है, उनको भी दुख हुआ होगा। लेकिन हुआ ये होगा कि इसके ऊपर जाने में जो एनर्जी लगी थी, इसके बाद कोई और आया होगा, उससे बॉन्ड बनाया होगा, उसमें ज्यादा खुशियां मिली होंगी दोनों को। बोलो हो, बोलो हो, बोलो हो। तो जो टोटल खुशियां थी वो ज्यादा थी उसके बनस्पत कि हमने जो बॉन्ड तोड़ने में या जो अपने आप को सिंगल करने में एनर्जी लगाई थी। आई होप सो मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। ऑल केमिस्ट्रीज ह्यूमन लाइफ अलग नहीं है, हम भी उन्हीं एटम से मिलके बने हैं, हम भी वैसे ही हैं। तो ये उठ के यहां से यहां चला गया, लेकिन ऐसा कब हो पाया? जब उसके पास ऑर्बिटल खाली था। यदि डी ऑर्बिटल खाली नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता। बोलो हो, हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ऊपर गया और ऊपर जाने में इसने ऑर्बिटल को वेकेंट किया। मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, टाम टूम चकाम कचैया धूम धूम, करेक्ट है बेटा।
तो फास्फोरस का अब ऐसा हो गया, अब इसके पास 5 सिंगल है, Cl5 वहां से आएंगे, उसका p ऑर्बिटल, इसका यहां से। अब इसको बॉन्डिंग अभी इस तरीके से ना देखें हम s और p के आधार पे, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन करके कंसेप्ट आएगा तब बॉन्डिंग देखेंगे। लेकिन मैं कह सकता हूँ इधर एक Cl, इधर एक Cl, इधर एक Cl, इधर एक Cl, इधर एक Cl आके बॉन्ड हो जाएगा और PCl5 बन जाएगा। यार बहुत सरल सी बात थी, अब समझ में आ गई होगी। हाँ ना बोलना पड़ेगा आपको और ये समझना पड़ेगा कि हाँ समझ में आ गया है। ठीक है, अब चलो यही कहानी हम SF2, SF4 और SF6 में करते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। ठीक है बेटा, तो चलो वहां पर भी ये कहानी करते हैं। ओके, तो इसको मिटा दूं क्या, आप लोग कहें तो? ठीक है, मिटा दूं? ओके, 4 नहीं बनाएगा, नहीं बेटा देखो, अब एक बच्चे ने बोला सर 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा क्या, तो इसलिए नहीं बनाएगा बेटा 4 बॉन्ड कि जब ये सिंगल हुआ, जब ये सिंगल हुआ तो एक साथ 2 वैलेंसी खाली हो गई। क्या समझे बात को? जब सिंगल हुआ तो एक साथ 2 जगह खाली हो गई, तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे बच्चे। इसलिए मैंने बोला था जो वैलेंसी ऑड है वो ऑड ही रहेगी, जो वैलेंसी ऑड है वो ऑड ही रहेगी। क्लियर है बेटा इतनी बात? हाँ, एक बच्चे का ये भी सवाल है, उसने कहा कि सर 3p के बाद जो है वो 4s आना चाहिए। बॉन्डिंग में हम ऐसा नहीं करेंगे, बॉन्डिंग में 3p के बाद इधर सेम शेल वालों को एक साथ रखो, आप सेम शेल वालों को एक साथ रखो और बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगाने की कोशिश करो, तभी आप बॉन्डिंग का कंसेप्ट कर पाओगे। ठीक है बेटा, बी ही इन्वॉल्व होगा। क्लियर? ओके, चल धीरे धीरे करके और भी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आप टेंशन मत लो। कंसेप्ट में एक से एक जोरदार क्लियर कर दूंगा, बस कंडीशन ये नहीं होनी चाहिए कि मैं एक बार आराम से पढ़ाऊं और फिर आप ध्यान से मत सुनो मेरे को, फिर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, शुभम खंडेलवाल, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया दूसरे एग्जाम्पल में? शुभम खंडेलवाल, अमोनिया वाले एग्जाम्पल पे आपने बोला था एक बार और बता दो, लेकिन ये 2 एग्जाम्पल हो गए ना कंसेप्ट क्लियर? ओके डन। चलो अब सुनो, अब मैं और थोड़ा अलग स्ट्रक्चर बनाता हूं, जैसे कि मेरे पास मान लो SF2 है। SF2 में आप देख चुके हो कि कैसा बॉन्ड बन रहा है, ऑल केमिस्ट्री ह्यूमन लाइफ SF2 है। अब देखा जाए तो फ्लोरीन में 1s2 2s2 2p5। बेटा मैं ये पूरा लिखता हूं आपके लिए, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, और p5 होगा। और सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। करेक्ट है बेटा, 3d0 लिख दिया मैंने। अब सोचो SF2 बनाया, इसके पास है ना 3p4, इसके पास है ना 3p4। अब 3p4 होने का मतलब इसके पास 2 जगह खाली है बेटा, 2 जगह खाली है। फ्लोरीन आया इधर आके बॉन्ड कर जाएगा, इसके पास एक ऑर्बिटल खाली है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये वाला ऑर्बिटल इस वाले से ओवरलैप कर जाएगा, एक और फ्लोरीन का ये वाला ऑर्बिटल इस वाले से ओवरलैप कर जाएगा। हाँ ना बोलना पड़ेगा आपको, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। 2 घर के 2 अलग अलग लोग आ रहे हैं, इस घर से ये आया, बोले तो विकेश इधर से आया, और यहाँ पर जो है वो शांति, इधर शांति रहती है, तो ये विकेश और शांति इधर आकर के मिंगल कर गए। एक और विकेश आया, उसके पास भी p ऑर्बिटल यही वाला है, और वो इधर आकर के मिंगल कर गया, इस तरीके से बॉन्ड बन गया। आई होप सो जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? पर क्या फर्दर और बॉन्ड बनने की संभावना आपको दिखाई दे रही है? क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि और बॉन्ड भी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, यदि एक्साइटेशन कर दिया जाए तो। क्योंकि यहां पर यदि आप देखो तो ये 3p4 है बेटा, और ये है 3s2, और यहाँ 3d0 पड़ा हुआ है। बोलो हो, बोलो हो। यदि इसको यहां से यहां एक्साइट कर दिया जाए तो क्या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो क्या SF4 इस तरह से बना सकते हैं? तो क्या SF4 इस तरह से बना सकते हैं? तो यहाँ पे वैलेंसी 2 थी, और अब यदि मैंने एग्जाम्पल लिया SF4 का, तो SF4 में 4 बॉन्ड बने, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये सिंगल हो गया। बोलो आओ। सिंगल क्यों होते हैं वो आपको बात समझ में आ रही है ना? अपन को विदेशों की बात चल रही है, अपने भारत की नहीं। अपने भारत में ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं।
हाँ देखो, वो बोल परागी बोल रहे व्हाई टू वेस्ट द एनर्जी इन दी एक्साइटेशन। परागी बेटा आप एक अच्छे संस्कारी बच्चे हो, इसलिए आप ऐसा सोचते हो। ये मैं विदेशी लोगों की बात कर रहा हूँ। ये लोग अपने बॉन्ड इसलिए तोड़ लेते हैं, ये लोग बड़ा झगड़ा करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो यहाँ पर एनर्जी वेस्ट होती है बॉन्ड को तोड़ने में, लेकिन जो वो नया बॉन्ड बनाते हैं उसमें वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं। बोलो भाई, they form a better bond and therefore the excitation energy is compensated by the bond formation energy. It is such a thing कि आप एक्साइटेशन कर रहे हो, एक्साइटेशन में एक्साइटेशन एनर्जी लग रही है, परंतु जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे हैं उनमें एनर्जी जो रिलीज होगी वो एक्साइटेशन में जो एनर्जी लगी है उससे ज्यादा होगी एंड देयरफॉर द एक्साइटेशन विल अकर। बोलो मेरे भाई, क्या सबको समझ में आ गया है? क्या सबको बात? बहुत ही सरल बात है। एक्साइटेशन क्यों हुआ? परागी का क्वेश्चन एकदम नेचुरल था। शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सर ऐसा क्यों हुआ कि वो सिंगल हुए? क्योंकि उसमें एनर्जी लगेगी। मेरा जवाब ये है कि वो सिंगल इसलिए हुए जिससे कि वो जो बाकी बॉन्ड बना पाए वो बेहतर बॉन्ड हो, उनमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाए। क्लियर है? मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश में फैमिलीज इंटैक्ट हैं, आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हस्बैंड वाइफ, और परिवार के साथ जुड़े हुए होते हैं एंड दे डोंट लीव ईच अदर फॉर द मियर छोटा छोटी बातें। आई सपोज दैट, और इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, सब लोग को बात क्लियर होगी। ठीक है बेटा, पर क्या SF6 बन सकता है? तो हमें देखना पड़ेगा, ये 3S है और ये 3D है। टाम टूम चकाम कचैया, दुम दुम सट सट ये ऐसा हो गया बेटा, करेक्ट है? तो अब इधर से एक्साइट करके इधर भी ये जा सकता है, और यदि ये एक्साइट करके इधर से इधर गया तो अब इसके बाद 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। करेक्ट है इतनी बात? करेक्ट है इतनी बात? आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। करेक्ट है बेटा? तो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एंड इट विल फॉर्म SF6। अब किसी बच्चे के दिमाग पे ये सवाल आ गया होगा कि सर डी ऑर्बिटल में अभी स्कोप बचा हुआ है और लोगों को भी सिंगल किया जा सकता है, देयरफॉर आई कैन फॉर्म SF8 एंड SF10 एज वेल। बोलो बेटा, बोलो बच्चों, लग सकता है ना? ऑब्वियसली ऑब्वियसली लग सकता है, लग सकता है, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इनर ऑर्बिटल से आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अंदर वाले ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एज सच इन केसेस में। क्लियर है बेटा इतनी बात? दुनिया भर के केसेस में ऐसा होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जो डी 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 वाले एलिमेंट हैं वहां पे N-1D सबशेल पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो वहां पे उस तरीके से बता देंगे। एस और पी में ऐसा नहीं होता है जनरली। क्लियर है बेटा इतनी बात? अंदर वाली शेल पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब ये नहीं है कि सिंगल दादा परदादा भी सिंगल होने लग गए और नए नए बॉन्ड बनने लग गए। क्या बात क्लियर है बेटा? वो बहुत अंदर के हैं, वो बहुत अंदर के हैं, काफी जमाना हो गया उनका बॉन्ड बने हुए। तो हम एस और पी में दादाजी परदादाजी इन सब के बॉन्ड तोड़वा करके नए बॉन्ड बनवाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये अंग्रेज भी वाली कोशिश नहीं करते हैं। आखिरकार इनफ इज इनफ। तो सिर्फ जो वैलेंस शेल है, जो वैलेंस शेल है, वही शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में एज सच पार्टिसिपेट करते हैंगे। आई होप सो मैं अपने आप को क्लियर कर पाया हूं और आपको बात समझ में आ गई होगी। तो SF6 तक बनेगा, उसके बाद में नहीं बनेगा। आप इसको जल्दी से उतार लो तो मैं आपको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाऊं, जल्दी से उतार लो तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ा सकता हूं। ठीक है, चलो ठीक है। अब IF7 के बारे में सोचते हैं। अब किसके बारे में सोचते हैं? IF7 के बारे में सोचते हैं। मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप प्लीज उस पर ध्यान दो। धीरे धीरे आपकी कंसेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगी, लेकिन आप पहली बार ये पढ़ रहे हो, प्लीज ध्यान दो इसमें ना। अब IF, IF3, IF5, IF7 कैसे बने होंगे आप सोचो जरा। चलो अपनी कॉपी पे लिखो IF पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल IF3, तीसरा एग्जाम्पल IF5 और फिर एग्जाम्पल IF7। जल्दी लिखें आप अपने एग्जाम्पल। बहुत ही फटाफट एग्जाम्पल लिखें। IF, IF3, IF5
तो आप देखिए, वी हैव गॉट IF, इसके पास भी एक खाली है, इसके पास भी एक खाली है, बन गया बॉन्ड, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है बेटा 5s2 5p5 आखिरी वाला, और इसका हो जाता है 2s2 2p5 आखिरी वाला। ये सेकंड पीरियड का मेंबर है ना, 2s2 2p5 होगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन थर्ड, ब्रोमीन फोर्थ और आयोडीन फिफ्थ पीरियड। तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s2 5p5 5d 0। तो हम क्या करते, इसमें तो बन जाएगा, इसका एक खाली है, इसका एक खाली है, बन गया बॉन्ड, कोई दिक्कत ही नहीं। अब IF3 पे जब आप जाओगे तो 3 बना रहा है, मतलब क्या हुआ होगा बेटा, इसका जो 5 था, I का जो 5 था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट होकर के चला गया होगा, बोलो हो, तो क्या बन जाएगा, IF3 बन जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन यदि एक्साइट कर दूं मैं ऊपर, इसको एक्साइट किया तो 3 हो गया बेटा। एक और इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर एक्साइट कर दिया जाए तो 5 हो जाएगा बच्चों, बोलो हो, आना बोलना पड़ेगा। 5 हो गया। इस एक को और एक्साइट कर दिया जाए तो 7 बना लेगा। इधर कितने बनाएगा, इस केस में कितने बनाएगा बॉन्ड, 3, इस केस में 1, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक बॉन्ड बनाएगा, इसमें 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, 5 अनपेयर्ड है तो 5 बॉन्ड बनाएगा, 7 अनपेयर्ड है तो 7 बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद अंदर से नहीं बनाएगा, समझ रहे हो बात, सिर्फ S और P वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे, फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आई होप सो मैं आपको ये बात समझा पाया। 1 3 5 7 इस तरीके से आएगा। गलत बना दिया कुछ मैंने, सब सही है, कुछ गलत नहीं है। देखो इधर क्या था, इधर 3, इधर 1 है तो 1 बना है, इधर 3 तो 3 बना है, 1 2 3 4 5 5 बना है, 1 2 3 4 5 6 7, सब सही है बेटा, सही है बच्चों, ठीक है। चल फर्स्ट वन इज IF3 बेटा, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जब एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो IF बनेगा। जब इसको अपन एक्साइट कर देंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो IF3 बन जाएगा। क्लियर है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा था ना, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो IF ही बनेगा ना, 3 दिखेगा तो IF3 बनेगा, ठीक है ना बेटा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही दिखेगा। चलो अब एक और मैं आपको बताता हूँ, एक ऑक्सीजन वाला भी बता देता हूँ, है ना। जैसे कि मान लो किसी ने बोला ClO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। अब यदि ClO4 नेगेटिव को आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो अब तक आप स्ट्रक्चर बनाना सब लोग सीख चुके हो, ClO4 नेगेटिव। फिर भी मैं आपको और आसान तरीका बताता हूँ। ये Cl सेंट्रल एटम हो गया, अब O4 नेगेटिव है तो 4 O रख दो, 1 2 3 4, और एक O पे नेगेटिव चार्ज लगा दो, एक O पे नेगेटिव चार्ज लगा दो। ये भी एक अल्टरनेट तरीका है स्ट्रक्चर बनाने का। कैसे, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा। O है तो कितने बॉन्ड बना सकता है O टोटल, O कितने बॉन्ड बनाता है नॉर्मली, O कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, लेकिन ये O नेगेटिव है, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हुए, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये कितना बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात। इसी प्रकार यदि नाइट्रोजन होता तो कितने बॉन्ड बनाता, नाइट्रोजन होता तो कितने बॉन्ड बनाता, 3 बॉन्ड बनाता, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने Cl को यहाँ रखा, डबल बॉन्ड O लगाया, डबल बॉन्ड O लगाया, डबल बॉन्ड O लगाया और O नेगेटिव लगा दिया, ये स्ट्रक्चर आपका बन गया, ठीक है। जो तरीका मैंने आपको सिखाया थोड़ा लेंदी है वो तरीका, लेकिन उसमें फॉर्मल चार्ज भी आ गया था
और उसमें लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आ गया था। होता क्या था, हर साल मैं ये तरीका बताता हूँ, ये तरीका थोड़ा छोटा है स्ट्रक्चर को समझाने का, थोड़े कम फैक्ट में स्ट्रक्चर आपसे बन जाता है, बट इसमें फॉर्मल चार्ज भी नहीं आता है और इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी नहीं आता है, तो इसमें कुछ कुछ चीजें गड़बड़ होती है ना। और वो जो तरीका है उस तरीके में क्या हुआ, आपने बहुत सारी चीजें एक साथ सीख ली। ठीक है, देखो ये Cl है, Cl है, 4 O थे आपके पास, 1 2 3 4, एक O पे नेगेटिव चार्ज लगा दो। अब जो ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। O नेगेटिव कितने बॉन्ड बनाएगा, O नेगेटिव कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। करेक्ट है बेटा, तो बस ऐसे करके हम बॉन्ड बना देंगे। जो इधर स्ट्रक्चर है इसके बारे में बात करो भाई, सुनो तो अथर्व बेटा, इधर की बात कर लो थोड़ी सी तो अच्छा रहेगा, जब कुछ नया आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। क्लास ऐसे नहीं चल सकती जैसे आप चलाना चाहते हो, क्लास ऐसे नहीं चल सकती, जो अभी चल रहा है इसके बारे में बात करो। नाइट्रोजन के बारे में भी बात नहीं हो रही है ना, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन के बारे में भी बात मत करो, ठीक है। अब ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़े। तो अब हम यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 7 बॉन्ड बना रहे हैं। तो Cl में तुमको क्या होता है, Cl होता है 3s2 3p5, यही होता है Cl, यही होता है Cl, Cls 3s2 3p5, करेक्ट है। 3s2 3p5 होता है, आना बोलना पड़ेगा, आना बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो यार, ठीक है। अब सोचो, अब तुम बॉन्ड टोटल कितने बना रहे हो, 7, और यहां पर क्या पड़ा हुआ है, डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। कितने एक्साइटेशन करने पड़ेंगे, कितने एक्साइटेशन करने पड़ेंगे, कितने एक्साइटेशन, शाबाश, 3 एक्साइटेशन करने के, 3 एक्साइटेशन करने के बाद में ये काम हो सकता है। तो 1 एक्साइटेशन, 2 एक्साइटेशन और 3rd एक्साइटेशन, एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 7 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। बोलो हो, आना बोलना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है। अब ऑक्सीजन से कौन कौन बॉन्ड बनाने आएगा, एक बात सोचो, इस ऑक्सीजन से 2 p ऑर्बिटल, इस ऑक्सीजन से 2 p ऑर्बिटल, आना बोलना पड़ेगा, जो 2p4 2 p ऑर्बिटल है ना, उसके पास एक हाफ फील्ड वाले 2 p ऑर्बिटल है, 2p4 2 p ऑर्बिटल हाफ फील्ड वाले, उसके बाद 2 ही सिंगल है। तो इधर से 2 p आएंगे, इधर से भी 2 p आएंगे, इधर से 2 p और इधर से एक ही p आएगा, क्योंकि O नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा आ गया है, तो उसके पास अब एक ही बची खाली जगह। O नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। आई सपोज दैट सबको बात क्लियर है, किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, बोलो हो, समझ में आ गया सब लोगों को, बस इतना बहुत है। जैसे जैसे सब्जेक्ट में आगे बढ़ूंगा और एग्जाम्पल बताऊंगा और ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल बताऊंगा, पर अभी इतने काफी है, ठीक है। चलो जल्दी से आप कर लो, है ना। और अथर, नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है उस समय नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, समझ रहे हो बात को बेटा। जैसे अमोनियम आयन में वो 4 बॉन्ड बना लेता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इट इज नॉट नॉर्मल नाइट्रोजन, इट इज नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज लगाए तो कार्बन जैसा हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, ओके, धनाधन, क्लियर, सब मस्त, एकदम मस्त, एकदम क्लियर, ओके। बोर्ड के लिए मैं कुछ और करता हूँ यार, मुझे लग रहा है बोर्ड, लेकिन यदि बल्ब लगाऊंगा तो रोशनी क्या होती है, चमकने लग जाती है, ज्यादा लगाओ तो दिक्कत ही दिक्कत है, मैं बहुत परेशान है। चलो भाई, इतनी कहानियां पढ़ने के बाद ये थी वेरिएबल वैलेंसी की थोड़ी सी कहानी, है ना। अब ये सूख जाए, नया टॉपिक खोलते हैं।
वेरिएबल वैलेंसी के सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। नया टॉपिक खोलते हैं, बहुत ही मजेदार है, वो है वीबीटी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड फॉर्मेशन थ्योरी। मिट जाए वो, सूख जाए थोड़ा। वैलेंस बॉन्ड फॉर्मेशन थ्योरी लिखो बेटा, वैलेंस बॉन्ड फॉर्मेशन थ्योरी गिवन बाय हिटलर इन लंदन, एक्सटेंडेड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी given by हिटलर एंड लंदन। दोनों साइंटिस्ट के नाम बेटा, नहीं तो आप बोलो हिटलर तो जर्मनी में था, पुअर जोक। ठीक है बेटा, given by Hitler and London and it was extended by Pauling and Slater. Pauling and Slater. It was extended by Pauling and Slater. Main point of formation of theory. Main points क्या थे इसके? ये सारे पॉइंट इतने जर्नल हैं कि नहीं याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, जो भी कोवलेंट बॉन्ड बनने के बारे में आप जानते हो वो इस थ्योरी ने बोला है। टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन। अब आप सोचना क्या ये पॉइंट आप पहले जानते थे कि नहीं जानते थे? ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर है बेटा? अब ये पॉइंट तो आप पहले से जानते हो, इतनी देर से आप यही तो पढ़ रहे हो, तो ये थ्योरी ने बोला है ना। ऑर्बिटल नीड टू कम क्लोजर टू ईच अदर, ये पॉइंट आप बचपन से ही जानते हो। ऑर्बिटल नीड टू कम क्लोजर टू ईच अदर फॉर बेटर ओवरलैपिंग। अरे पास पास नहीं आएंगे तो अच्छा ओवरलैप कैसे करेंगे यार, नेचुरल सी बात है। फॉर बेटर ओवरलैपिंग, ठीक है बेटा। क्लोजर टू ईच अदर फॉर बेटर ओवरलैपिंग। स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बकवास पॉइंट, सबको पता है यार, कॉमन सेंस है। स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड is directly proportional to extent of overlapping. But again it is subjected to the conditions. समझ रहे बात को? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल 100% ओवरलैपिंग करा दो, क्योंकि उस केस में फिर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेटिंग हो जाते हैं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो इट इज सब्जेक्टेड टू कंडीशंस, इट इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस, करेक्ट है ना इतनी बात? जैसे कि मैं उस व्यक्ति के ज्यादा क्लोज रहूंगा जो मुझसे अपने सीक्रेट शेयर करेगा, लेकिन मैं जरूरत से ज्यादा उससे उसके सीक्रेट पूछने लग जाऊंगा तो बॉन्ड टूट जाएगा यार। I hope you understand this. There are few secrets which we don't share with anyone in the life. Anyone. You may say that, sir, I've got a bestie. मैं अपने bestie के साथ सब शेयर करता हूँ या करती हूँ। सब शेयर नहीं करते हैं, सब शेयर नहीं करते हैं। पता चला मन कर रहा है bestie में एक मुक्का मार दें, अब ये शेयर तो नहीं कर सकते ना बेटा। I suppose you understand this. So there is a space in which you don't let anybody enter. ठीक है ना? मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पहले पढ़ाता था बेटा, जीवन का पहला सब्जेक्ट जो मैंने पढ़ाया वो ह्यूमन साइकोलॉजी था। तो कई बार हम अपने पर्सनल स्पेस में दूसरों को तो छोड़ो, खुद को नहीं घुसने देते, क्योंकि यदि उस पर्सनल स्पेस में हम खुद घुस जाएं तो हो सकता है कि हमें अपने आप को लेकर के कुछ गलत धारणा उत्पन्न हो जाए, तो हम खुद भी अपना सत्य पूरे टाइम नहीं जांच करते हैं। खैर छोड़ो। So the thing is that strength of covalent bond is directly proportional to extent of overlapping. I suppose you understand this. ठीक है ना? चौथा पॉइंट,
सब बकवास पॉइंट है यार, ये सब आप जानते हो, मतलब मैं आपको बताऊं तो ओवरलैपिंग इज डायरेक्शनल इन नेचर ऑब्वियसली। ओवरलैपिंग नहीं, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल नेचर, ये लिखना चाहिए कायदे से। हाँ, कोवलेंट बॉन्ड है डायरेक्शनल नेचर, ये पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब ओवरलैपिंग एक निश्चित दिशा से ही होती है। मैं आपको बताऊंगा ये पॉइंट डिटेल में बताऊंगा, अभी नहीं। इसके बाद में extent of overlapping depends upon two factors. Extent of overlapping depends on two factors. दो factors पर extent of overlapping depend करता है. Number one, on nature of orbital. मैंने A लिख दिया क्योंकि पॉइंट ऐसे चल रहे थे. On nature of orbital. ठीक है बेटा. On nature of orbital. अब इसमें भी दो पॉइंट है. A, as value of n increases, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. इतना आप लिख लो, फिर आगे बढ़ाता हूं. मुझे पता नहीं कितना समय बचा हुआ है. ओके, 6 मिनट बचे हुए, जल्दी करो जल्दी करो, ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा फिर, नहीं तो मैं. आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा. जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है, अब इसका रीजन क्या होता है? इसका बेसिक रीजन मैं आपको बताऊं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ने का मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी दो एटम्स के बीच में. ऑब्वियस सी बात है यार कि उस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. समझ रहे हो बात को? मुझे तो ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का लगता है जब मैं इस पॉइंट को पढ़ता हूं, क्योंकि इसका कारण मोर देन ओवरलैपिंग इज द डिस्टेंस. बट आईओसी में ऐसा होता है कि रीजंस फिट किए जाते हैं. यही मुझे लगता है कि ये भी एक तरीके से जो इसका कंक्लूजन पार्ट है वो फिट किया गया. अरे यार एक बात तुम सोचो जरा, कॉमन सेंस की बात सोचो यार, कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका सिंपल सा मतलब है यार कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो अट्रैक्शन तो कम हो ही जाएगा, स्ट्रेंथ तो बॉन्ड की गिरी जाएगी ना. सिंपल सी बात है. आप खुद सोचो, आप यदि क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड देख रहे हो, और आप आयोडीन और क्लोरीन के बीच में, इधर ही बना देता हूँ फिर मिटा दूंगा इसको ना, सूखा नहीं है एक्चुअली, बॉन्ड देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यार इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी ना, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है. तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा मतलब इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को जो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वो कम स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसका भी तो कम स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट कर रहा है ना. तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दैट केस क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. लेकिन बहुत स्मार्ट हूं, मैंने क्लोरीन और आयोडीन का एग्जांपल लिया है, मैंने फ्लोरीन का नहीं लिया, क्योंकि फ्लोरीन में कुछ कारण से उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ गिर जाती है. क्योंकि आईओसी में सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं चलता है जो किसी भी एक करेक्टर को रेगुलेट करता है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, है ना. तो खैर ये पॉइंट समझाने के लिए बोला था, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ. जितना बड़ा पॉइंट नहीं था उससे ज्यादा मिटाने में टाइम चला गया, है ना. तो कहने का मतलब ये था. तो यदि मैं बात करूं इसको थोड़ा एग्जाम्पलीफाई, मतलब ये तो एग्जाम्पल था, लेकिन जैसे आपसे बात करूं तो मैं बोलूंगा कि स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग की यदि बात की जाए तो 1s ओवरलैपिंग जो थी उसकी स्ट्रेंथ 1s 2s से ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ 2s से ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ 2s 3s से ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ 3s से ज्यादा होगी.
जो 2p ओवरलैपिंग होगी उसकी स्ट्रेंथ 3p से ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ 4p से ज्यादा होगी। मैंने p और s को मिक्स नहीं किया, उसका कोई रीजन है, ss वाले एक साथ लिए और pp वाले एक साथ लिए। More the value of principal quantum number, less the strength of the overlapping. This is the order of strength of bond. Order of bond strength. ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन का बॉन्ड एच बॉन्ड जो होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलते, हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एच और एच के बीच में इज वेरी वेरी स्टेबल। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो इसके बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद में मैं आपसे बात करूं तो हाँ, क्या पॉइंट चल रहा था पॉइंट नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है ना। अब इसी में बी पॉइंट है, मोर द डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल। मोर द डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल, less the more the extent of overlapping। जितना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा ऑर्बिटल का उतनी ही ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि डायरेक्शनल नेचर देखो मैं, ऑर्डर ऑफ डायरेक्शनल नेचर F greater than D greater than P greater than S। तो इसका यदि एग्जाम्पल लिख दूं क्योंकि क्लास का टाइम हो गया ऑलमोस्ट, तो मैं आपसे बोलूंगा कि 2p overlapping more than 2p2s more than 2s2s। इसका डायरेक्शनल नेचर होता ही नहीं है, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। कल ये वाले पॉइंट तो एक्सप्लेन करूंगा, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। p is relatively more directional, so 2p देखो क्वांटम नंबर एक ही है, क्वांटम नंबर एक ही है, अब सिर्फ डायरेक्शनल नेचर पे चल रहा है। देखो सबका क्वांटम नंबर 2 लिया है, तो अब डायरेक्शनल नेचर पे चल रहा है। अब कल आपको ये बात सिखाऊंगा मैं कि यदि डायरेक्शनल नेचर और क्वांटम नंबर दोनों आ जाए तो किसको हमको प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को इसी बात पे होता है। तो वो कल लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज का समय खत्म हो गया है, मैं साइड से हट जाता हूँ, कल इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। कल बहुत मजेदार और बढ़िया थ्योरी आने वाली है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लिया करो, फिर आप मुझसे मत बोलना कि सर आपने लेक्चर्स जो है हमको हटा दिए हैं या कुछ कर दिया है। आप जानते हैं हमारी भी अपनी मजबूरियां होती हैं। ठीक है, चलो बाय टाटा सी यू। जल्द से जल्द रिवीजन कर लें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बहुत सारी पढ़ाई करते रहें। बाय बच्चों।